हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर 7th ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 35 जिसमें कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन दिया है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमने देखा है ओनर जो है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है या तो फिर उसका ऑथराइज एजेंट कर सकता है, लेकिन और कोई पर्सन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन सेक्शन 35 में देखेंगे कि यहाँ पे एक हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट एक पर्सन ड्रॉ कर सकता है जहाँ पे वो प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है और उसके पास राइट एक्चुअली में नहीं है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो ओनर को कह सकता है कि या तो वो उस प्रॉपर्टी का राइट जो है वो अपने पास रखे या तो वो कुछ बेनिफिट कन्फर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अ सम ऑफ मनी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो सम ऑफ मनी दे रहा है 1 लाख रुपीज, तो वो सम ऑफ मनी या तो वो रख ले या तो फिर वो उस प्रॉपर्टी को रख ले। तो यहाँ पे जो ट्रांसफरर है जिसकी प्रॉपर्टी ये नहीं है वो ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है और इसी में एक ही ट्रांजैक्शन में ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, ये बेनिफिट कन्फर हो रहा है ओनर के ऊपर। तो इसमें और क्या रूल्स हैं वो हम डिटेल में देखेंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। सेक्शन 35 डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन जो है वो इलेक्ट करता है या चूज करता है और जो चूज और इलेक्ट करता है वो पर्सन है ओनर। तो बेसिकली यहाँ पे 3 पार्टीज होंगी। फर्स्ट इज ट्रांसफरर, सेकंड इज ओनर एंड थर्ड इज ट्रांसफरी। तो एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है जहाँ पे ट्रांसफरर जिसकी प्रॉपर्टी ये नहीं है वो कहता है कि वो ओनर को कुछ बेनिफिट देगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल 1 लाख रुपीस का लेके चलते हैं। तो वो बेनिफिट देगा ओनर को इन ल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ओनर। तो फॉर एग्जाम्पल सुल्तानपुर में ओनर की प्रॉपर्टी है, सुल्तानपुर में एक फार्म है, यहाँ पे जो ट्रांसफरर है ए वो बोल रहा है कि ये जो फार्म है इस फार्म का वो सी को देगा। तो सी को प्रॉपर्टी में पूरा राइट मिलेगा, प्रॉपर्टी सी के पास जा रही है और इसके बदले में ओनर जो है वो 1 लाख रुपीस रख सकता है। तो 1 लाख रुपीस एक बेनिफिट है जो कि ओनर को दिया जा रहा है। ठीक है, इस बेनिफिट के बदले में उसको अपना प्रॉपर्टी में राइट जो कि सुल्तानपुर का फार्म है उसमें रिलिंक्विश करना पड़ेगा, तभी उसको ये 1 लाख रुपीस का ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे इसमें इम्पॉर्टेंट ये भी है कि एक टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। टाइम पीरियड दिया है 1 ईयर का। उस टाइम पीरियड में ओनर को इलेक्ट करना होता है या चूज करना होता है कि उन्हें प्रॉपर्टी रखनी है यानी कि फार्म रखना है या सम ऑफ मनी रखना है जो कि 1 लाख रुपीस इस केस में है। अगर वो इलेक्ट नहीं करते हैं तो मान लिया जाएगा कि वो फार्म देने को तैयार हैं ट्रांसफरी को यानी कि सी को, और बेनिफिट वो रख रहे हैं, बेनिफिट जो 1 लाख रुपीस का है उसको वो रख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन 35 है ये बेस्ड है एक मैगजीन पे, नो वन कैन एप्रोबेट एंड रिप्रोबेट एट द सेम टाइम। इसका मतलब ये है ओनर ये नहीं कह सकता कि वो प्रॉपर्टी भी रखेगा और वो 1 लाख रुपीस भी रखेगा, यानी कि वो सुल्तानपुर में जो उसका फार्म है उसको भी रखेगा और 1 लाख रुपीस भी रखेगा। यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। तो एक बार सेक्शन 35 हम रीड कर लेंगे। सेक्शन 35, वेयर अ पर्सन प्रोफेसेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी which he has no right to transfer and as part of the same transaction confers any benefit on the owner of the property।
तो यहाँ पे एक पर्सन है, वो प्रोफेस कर रहा है, वो कह रहा है कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा जिसमें कि उसका कोई राइट नहीं है ट्रांसफ़र करने का, और उसी ट्रांजैक्शन में, उसी ट्रांजैक्शन में वो बेनिफिट कन्फर कर रहा है ओनर के ऊपर। देन सच ओनर मस्ट इलेक्ट आइदर टू कन्फर्म सच ट्रांसफ़र और टू डिसेंड फ्रॉम इट। यानी कि यहाँ पे ये मैक्सिम एप्लीकेबल हो जाएगी कि ओनर को बताना पड़ेगा कि वो कन्फर्म कर रहे हैं या फिर मना कर रहे हैं। एंड इन द लेटर केस ही शैल रिलिंक्विश द बेनिफिट सो कन्फर्ड। अगर वो कह रहे हैं कि वो मना कर रहे हैं कि वो ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे अपना सुल्तानपुर का फार्म, तब उनको 1 लाख रुपीज़ का बेनिफिट रिलिंक्विश करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। एंड द बेनिफिट सो रिलिंक्विश्ड शैल रिवर्ट टू द ट्रांसफरर। जो बेनिफिट रिलिंक्विश हुआ है वो ट्रांसफरर के पास वापस चला जाएगा, यानी ए के पास वापस चला जाएगा या उसके रिप्रेजेंटेटिव के पास चला जाएगा। एज इफ had not been disposed of, subject nevertheless, where the transfer is gratuitous and the transfer has before the election died or otherwise become incapable of making a fresh transfer. And in all cases where the transfer is for consideration to the charge of making good to the disappointed transferee the amount or value of the property attempted to be transferred. तो ये जो सेकेंड पार्ट है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हमें फर्स्ट पार्ट पे फोकस करना है जहां पे ओनर जो है वो प्रॉपर्टी को रिलिंक्विश करता है या फिर वो बेनिफिट को रखता है। तो यहाँ पे 2 इनकंसिस्टेंट ऑल्टरनेटिव राइट्स में से ओनर को चूज करना होता है और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू 2 राइट क्रिएट होते हैं। एक ही ट्रांजैक्शन होता है, उसी में ही एक ओनर को बोला जाता है कि वो बेनिफिट रख सकते हैं और या तो फिर वो प्रॉपर्टी रख सकते हैं, दोनों में से एक चीज़ रख सकते हैं। एक ही साथ दोनों चीज़ें नहीं रख सकते। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि अगर एक सम ऑफ मनी गिफ्ट हुआ है ए को और उसके बदले ए से कहा गया है कि उनको अपना हाउस जो है वो बी को देना पड़ेगा, तो ए को अलाउ होगा या तो वो उस हाउस को रखे या तो वो उस गिफ्ट को रखे, तो वो दोनों को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो इक्विटेबल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, यानी कि नो वन कैन अप्रोबेट एंड रिप्रोबेट एट द सेम टाइम। तो इसमें पर्सन जो है वो इस इंस्ट्रूमेंट में या तो ऐसा नहीं कर सकता कि वो पहला पार्ट अप्रूव कर दे, बेनिफिट को रख ले और अपनी प्रॉपर्टी को डिसअप्रूव कर दे, देने से मना कर दे। तो जो पार्ट आपके लिए बेनिफिशियल है आप उसको अप्रूव नहीं कर सकते और जो आपके अगेंस्ट है उसको आप डिसअप्रूव नहीं कर सकते। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पे एप्लीकेबल है। तो सेक्शन 35 के इंग्रेडिएंट्स में हम देखेंगे, यहाँ पे एक पर्सन प्रोफेस करता है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने को जो उसकी है ही नहीं और उसके बदले में बेनिफिट कन्फर करता है ओनर के ऊपर। साथ ही में यहाँ पे जब ट्रांसफ़र हो रही है प्रॉपर्टी और बेनिफिट कन्फर्म हो रहा है, ये एक ही पार्ट का ट्रांजैक्शन है, अलग अलग नहीं होने चाहिए। और ओनर के पास में एक ड्यूटी है कि उसको इलेक्ट करना पड़ेगा कि वो बेनिफिट लेगा या फिर वो प्रॉपर्टी को रिटेन करेगा या वो गिव अप करेगा बेनिफिट को। तो यहाँ पे जब हम बोलते हैं ट्रांसफरर प्रोफेसेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी नॉट इज ओन, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रांसफरर कोई ओनर नहीं है, उनके पास कोई राइट नहीं है, लेकिन वो एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो एग्जैक्टली ट्रांसफरर भी नहीं है अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कन्वीनियंस हम इनको ट्रांसफरर कह देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जब प्रोफेस कर रहे हैं कि बी को ये प्रॉपर्टी देंगे विच इज़ ओन्ड बाय सी, तो इनको बेनिफिट कन्फर यहाँ पे वो कर रहे हैं 1000 रुपीज़। तो सी जो है, अगर ए जो है वो सी को प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं बल्कि वो ओनर की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इनको यहाँ पे ट्रांसफर कहा जा रहा है। अब अगर बेनिफिट कन्फर करने की बात करी जाए तो ट्रांसफरर जो है वो बेनिफिट ओनर के ऊपर कन्फर करते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है ओनर के पास में वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है उनके पास कंटिंजेंट इंटरेस्ट भी हो। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ए जो है वो ट्रांसफरर है और ये प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है, ये इनकी नहीं है, ये प्रॉपर्टी बी की है, यानी बी हो गए ओनर।
बी हो गए ओनर और सी हो गए ट्रांसफरी। तो एक ही पार्ट के ट्रांजैक्शन से कहा जा रहा है, ए कह रहे हैं कि वो बी को 1000 रुपीज देंगे या 1 लाख रुपीज देंगे अगर बी अपना जो प्रॉपर्टी है वो सी को दे दें। तो अगर वो बी प्रॉपर्टी अपनी सी को दे दें तो ज़रूरी नहीं है ये इस प्रॉपर्टी में बी का वेस्टेड राइट हो। तो ओनर की बात करें तो ओनर प्रॉपर्टी का जो वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट होता है तब भी वो ओनर हुए, और कंटिंजेंट इंटरेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 35 यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि अगर बी की पास में प्रॉपर्टी है, उस कंडीशन में अगर बी जो है वो 25 ईयर्स के हो जाएं, तो यहाँ पे हो सकता है बी की डेथ 25 से पहले हो जाए, तो ये हो गया कंटिंजेंट इंटरेस्ट। तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट भी है तब भी एक पर्सन उस बेनिफिट को रख सकता है और प्रॉपर्टी को दे सकता है। तो मैंने आपको बताया था कंटिंजेंट इंटरेस्ट में भी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफरेबल होती है, लेकिन क्योंकि आपका इंटरेस्ट लिमिटेड है, आपका इंटरेस्ट कंटिंजेंट है, तो आप दूसरे को भी लिमिटेड इंटरेस्ट कंटिंजेंट इंटरेस्ट ही देंगे, तो दूसरे के पास भी यही राइट रहेगा जो कि आपके पास राइट है। सपोज आप प्रॉपर्टी को सेल अभी नहीं कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी का आपके पास जो आप ट्रांसफरी को दे रहे हैं उसके पास भी सेम राइट होगा, वो आप ही के शूज में स्टेप इन करेगा। यहाँ पे हम केस देख लेते हैं, वलम्मई वर्सेस नगप्पा। यहाँ पे टेस्टेटर ने एक प्रॉपर्टी, एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बिक्विथ करी है अपने कोपार्टनर को, और कोपार्टनर जो था वो हिंदू लॉ में इंटाइटल था उस प्रॉपर्टी के। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोपार्टनर जो है ही कुड नॉट बी सेट टू डिराइव एनी बेनिफिट अंडर द विल। तो कोपार्टनर को नहीं कहा जा सकता कि वो बेनिफिट लेंगे अंडर द विल, और उनके लिए इलेक्शन की जरूरत नहीं है। ही वॉज नॉट पुट टू एनी इलेक्शन। तो कब आप डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन एप्लीकेबल होगा, नहीं एप्लीकेबल होगा, वो डिपेंड करेगा कि इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन और वो प्रॉपर्टी किस तरीके से कन्फर हो रही है। तो यहाँ पे वेस्टेड और कंटिंजेंट इंटरेस्ट भी ओनर के पास हो सकता है, ओनर के पास सिर्फ कंटिंजेंट इंटरेस्ट हो, तब भी हम मानेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन एप्लीकेबल हो सकता है, और प्रॉपर्टी ट्रांसफरर एक इंस्ट्रूमेंट तैयार कर सकता है जिसके थ्रू ओनर को इलेक्ट करना होगा कि वो प्रॉपर्टी रखेंगे या वो सम ऑफ मनी रखेंगे। सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एक ही पार्ट होना चाहिए। अगर ट्रांसफर इंटरडिपेंडेंट है और ऐसा है कि वो एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकता, इट्स फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, तभी हम उसको बोलेंगे इट इज अ सेम ट्रांजैक्शन। अगर वो सेपरेबल है और इंडिपेंडेंट है तो इसको हम सेम ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे और बेनिफिट कन्फर नहीं होगा। तो यहाँ पे एक केस है मोहम्मद अफजल वर्सेस गुलाम कासिम। यहाँ पे डेथ हुई थी नवाब ऑफ टैंक की। तो जब गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र कर रहे थे चीफशिप नवाब के एल्डेड सन को, तब उन्होंने कुछ कैश अलाउंस दिया नवाब के सेकंड सन को। तो नवाब ने अपनी लाइफ टाइम में ऑलरेडी 2 विलेजेस दिए थे, जो कि कैश मिला था गवर्नमेंट की तरफ से, और विलेजेस बाय नवाब हिमसेल्फ इन हिज लाइफ। तो यहाँ पे जो सेकंड सन है उनको बोला गया कि उनकी कोई ड्यूटी नहीं है इलेक्शन की। तो कब आपका सेम ट्रांजेक्शन में आता है, इट डिपेंड्स ऑन कि वो पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन है कि नहीं। यहाँ पे इस केस में सेकंड पर्सन की ड्यूटी नहीं है इलेक्शन की, तो यहाँ पे ड्यूटी टू इलेक्ट हमेशा ओनर की होती है, और ओनर के पास में मैंने आपको बताया वेस्टेड और कंटिंजेंट इंटरेस्ट दोनों हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे ये डिफरेंट सोर्सेज से था तो इसको सेम ट्रांजेक्शन नहीं माना गया है। अब अगर हम बात करते हैं ओनर की ड्यूटी की इलेक्शन के लिए, तो ओनर की ड्यूटी तभी होगी जब वो एक्सेप्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंट को विद ऑल द कंटेंट्स, और अगर वो बेनिफिट ले रहे हैं तो ही इज बाउंड टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी। और ये मोड ऑफ इलेक्शन जरूरी नहीं है एक्सप्रेस वर्ड्स में हो, इट कैन बी इम्प्लाइड। 1 ईयर का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था कि ओनर के पास में रिक्वेस्ट आएगी ट्रांसफरर की कि वो इलेक्शन करें कि वो प्रॉपर्टी रखेंगे या फिर वो बेनिफिट रखेंगे, प्रॉपर्टी देंगे या बेनिफिट रखेंगे। तो अगर 1 साल हो चुका है और ओनर ऑफ प्रॉपर्टी ने इलेक्ट नहीं करा है, ना कंफर्म करा है, ना मना किया है ट्रांसफर से,
तो ट्रांसफरी जो है वो उनसे फिर से कह सकते हैं कि उन्हें इलेक्ट करना होगा, और अगर वो तब भी इलेक्ट नहीं करते हैं तो एक रीजनेबल टाइम के बाद ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने इलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्रीलिमिनरी में कि रिक्वेस्ट आती है, ट्रांसफरर जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है ओनर को। तो ट्रांसफरर कहता है कि अब 1 साल हो गया है, मैंने आपको कहा था कि आप 1 लाख रुपए बेनिफिट रख दो, प्रॉपर्टी सी को दे दो। आपने इन दोनों में से एक भी काम नहीं करा है। अब आप बताओ, आपको प्रॉपर्टी देनी है और बेनिफिट रखना है, या बेनिफिट छोड़ना है और प्रॉपर्टी रखनी है। तो वो 1 साल हो चुका है, तो वो उसको वापस याद दिलाएगा, और तब भी एक रीजनेबल टाइम में नहीं हुआ ऐसा, तो मान लिया जाएगा कि यहाँ पे ओनर ने इलेक्ट करा है कि वो ट्रांसफर होने देंगे और वो बेनिफिट रखेंगे। अब बात आती है कि कब ये इलेक्शन जो है ये सस्पेंड हो जाएगा। तो अगर ट्रांसफर के टाइम पे ओनर जो है वो लीगली डिसेबल्ड है, यानी कि उनको किसी टाइप की भी डिसेबिलिटी हो सकती है, वो हो सकता है इंसेनिटी हो, या फिर हो सकता है कि वो उनको माइनर हो, तो हो सकता है वो लुनेटिक हो, या फिर हो सकता है वो माइनर हो। तो यहाँ पे उनकी ड्यूटी टू इलेक्ट जो है वो सस्पेंड हो जाएगी ड्यूरिंग द माइनॉरिटी या फिर लुनेसी, जब तक कि अगर इस केस में हम ये भी मान लेते हैं कि अगर इलेक्शन उनके लीगल गार्जियन ने कराया। तो यहाँ पे 2 टाइप के सिचुएशन बनेगी सस्पेंशन ऑफ इलेक्शन में। तो पहली चीज, ओनर की ड्यूटी है कि इलेक्ट करे, लेकिन अगर वो लूनेटिक हैं या माइनर हैं तो हो सकता है उनके लीगल गार्जियन जो है वो इलेक्ट कर दें, तब तो ठीक है, इलेक्शन हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की प्रॉपर्टी रहेगी या बेनिफिट रहेगा। लेकिन अगर लीगल गार्जियन ने नहीं करा है तो वो सस्पेंड रहेगा तब तक, जब तक कि वो लुनेटिक है या माइनर है। जब तक वो मेजर नहीं हो जाते ओनर, तब तक ये ड्यूटी टू इलेक्ट सस्पेंड रहेगा। तो ये जो पार्ट है ये हमने सेक्शन 35 के सेकेंड पार्ट में देखा है। Where the in all cases where the transfer is for consideration, the charge of making good to the disappointed transferee the amount or value of the property attempted to be transferred to him। तो यहाँ पे आ गया disappointed transferee का। Then अगर 1 year वाले टाइम पीरियड की बात है तो that is also given in the section itself। तो ये सारी चीज़ें, ये सेक्शन काफ़ी बड़ा है, इस सेक्शन का इंटरप्रिटेशन इसीलिए बहुत ज़रूरी है। देन बात आती है इलेक्शन अगेंस्ट ट्रांसफ़र। तो ओनर जो है वो प्रॉपर्टी का, उसकी ड्यूटी है कि वो इलेक्ट करे, उसके पास फ्रीडम है कि वो ट्रांसफ़र के फेवर में इलेक्ट करे या अगेंस्ट में। जब वो इलेक्ट करता है अगेंस्ट के और वो मना करता है कि वो ट्रांसफ़र नहीं होने देगा, तो वो सारे बेनिफिट फॉरफीट करता है, और ये सारे बेनिफिट किसके पास जाते हैं? ट्रांसफरर के पास जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे ए जो है वो ट्रांसफरर है, बी ओनर है, एंड सी इज ट्रांसफरी। बी इज ओनर एंड सी इज ट्रांसफरी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो बी की है वो सी को चाह रहा है ए दे दे, इट इज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, और बी को बेनिफिट कन्फर कर रहा है 1 लाख रुपीस का। तो अगर बी मना करता है कि वो उसको बेनिफिट नहीं रखना है, नॉट कीपिंग बेनिफिट, तो इफ बी इज नॉट कीपिंग बेनिफिट, तो इस सिचुएशन क्या होगा? ये जो 1 लाख रुपीस है ये वापस से ए के पास चले जाएंगे, इट विल गो टू द ट्रांसफरर। अब बात आ रही है सेकंड पार्ट में जो हमने पढ़ा है, राइट्स ऑफ डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। अगर ओनर ये कहता है, अगर ओनर कहता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को रखेगा और बेनिफिट नहीं चाहिए उसको, बेनिफिट वो गिव अप करेगा, तो यहाँ पे एक पर्सन का नुकसान हो रहा है जो है सी यानी कि ट्रांसफरी। तो इसको हमने बोला है डिसअपॉइंटेड
ट्रांसफरी। डिसअपॉइंटेड इसलिए है क्योंकि जब इनको प्रॉपर्टी मिली नहीं, बात हुई थी प्रॉपर्टी, ए ने कहा प्रॉपर्टी देंगे, लेकिन उनको क्योंकि बी ने मना, डॉक्ट्रिन इलेक्ट क्या करा, बी की मर्जी थी, बी ने इलेक्ट करा कि वो बेनिफिट को गिव अप करेंगे, प्रॉपर्टी को रखेंगे, तो यहाँ पे ट्रांसफरी तो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी हो गया। तो इनके क्या राइट है वो हम देखेंगे। तो अगर ओनर ने इलेक्ट करा है अगेंस्ट द ट्रांसफरर, तो ट्रांसफरी जो है इनको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी एंड ही बिकम्स डिसअपॉइंटेड, और इनकी जो सारी होप है फॉर गेटिंग द प्रॉपर्टी, ये एक हेल्पलेस पर्सन बन जाते हैं। तो इनके कुछ राइट्स दिए गए हैं, यानी कि अगर पहला राइट है अगर ट्रांसफर ग्रेटिट्यूअस है, दैट इज विदाउट कंसिडरेशन। सी को अगर वो प्रॉपर्टी बिना किसी पैसे की मिल रही थी, कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं था, और ट्रांसफरर की डेथ हो जाती है एंड ही बिकम्स इनकेपेबल ऑफ मेकिंग फ्रेश ट्रांसफर, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में उनको एक रीजनेबल कॉम्पनसेशन मिल जाएगा फ्रॉम द ट्रांसफरर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। देन द सेकेंड कंडीशन इज अगर ट्रांसफर विद कंसिडरेशन है, यानी कि सी को जो प्रॉपर्टी मिलनी थी वो विद कंसिडरेशन मिलनी थी, सी जो है वो ए को एक सम ऑफ मनी पे करते, तो चाहे वो अलाइव हो ट्रांसफरर या फिर उनकी डेथ हो गई हो एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, ट्रांसफरी को एक कॉम्पनसेशन मिलेगा, और ये कॉम्पनसेशन इक्वली उन्हें चाहे तो ट्रांसफरर से मिलेगा या फिर उनको लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मिलेगा। इसमें इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं जो कि सेक्शन में दिया है। द फार्म ऑफ सुल्तानपुर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सी एंड इट्स मार्केट वैल्यू इज ₹800। एक सुल्तानपुर का फार्म है जो कि सी की प्रॉपर्टी है और उसकी मार्केट वैल्यू है ₹800। तो सी यानी हो गए इसके ओनर। अब ए इसमें लिखा है आगे, ए बाय एन इंस्ट्रूमेंट प्रोफेसेस टू ट्रांसफर इट टू बी। तो ए जो है वो ट्रांसफरर है, वो कह रहे हैं कि वो बी को ट्रांसफर करेंगे और बेनिफिट देंगे वो सी को जो कि ओनर है 1000 रुपीज का। अब यहाँ पे सी ने इलेक्ट कर लिया अगेंस्ट द ट्रांसफर, उन्होंने कहा कि उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करनी है, वो अपना फार्म रखेंगे जो कि 800 रुपीज का है। तो सी यहाँ पे फोरफीट करते हैं अपना बेनिफिट, और ये प्रॉपर्टी ये जो सम ऑफ मनी 1000 रुपीज है ये वापस से ए के पास चला जाएगा। अब अगर ए की डेथ होती है पहले जब सी इलेक्ट करते हैं, तो इफ ए डाइज बिफोर सी मेक्स इलेक्शन, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को, यानी कि बी को। तो ट्रांसफरर को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ट्रांसफरर को 800 रुपीज देना पड़ेगा आउट ऑफ ₹1000। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन, इससे डायरेक्टली कई बार हो सकता है ये इलस्ट्रेशन दिया और इससे क्वेश्चन आ जाए। तो इसमें सुल्तानपुर का जो फार्म है ये इट इज़ वेरी सिंपल इलस्ट्रेशन, ये 800 रुपीज़ का है और ये है सी का, और ए जो है वो ये कह रहे हैं कि ये फार्म वो दे देंगे बी को दे देंगे, तो बी हो गए ट्रांसफरी। इसके बदले में ओनर जो सी हैं उनको वो दे देंगे ₹1000। अब सी क्या कहते हैं कि वो अपना फार्म 800 रुपीज़ का रखेंगे और इन्हें 1000 रुपये नहीं चाहिए। तब इस केस में बी को तो प्रॉपर्टी मिली नहीं, बी हो गए डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी क्योंकि इन्हें ये फार्म मिला नहीं। तो अगर डेथ पहले हो जाती है ट्रांसफरर की, जबकि सी ने कोई इलेक्ट किया नहीं है, तो उनके पास राइट है बी के पास कि वो 800 रुपये इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से ले ले। ठीक है, बी के पास राइट है कि वो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से 800 रुपये ले ले। अब इसमें मेन से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछे गए हैं। द फाउंडेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन इज दैट नो वन कैन अप्रोबेट एंड रिप्रोबेट एट द सेम टाइम। कमेंट अपॉन दिस स्टेटमेंट एंड अप्रोप्रिएट विद अप्रोप्रिएट इलस्ट्रेशंस एंड जुडिशियल डिसीजंस इफ एनी। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सेक्शन 35 से मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। ये काफ़ी सारे स्टेट्स में कॉमन क्वेश्चन है और इसको इलस्ट्रेशंस के साथ में एक्सप्लेन करना है अलॉन्ग विद द डिसीजन जो मैंने आपसे डिस्कस करे इस लेक्चर में।
उसके बाद में एक प्रॉब्लम पूछी गई है, ये बिहार में 2018 में पूछा गया था। ए इज अ CEO in MNC situated at Chennai. There is a house in the name of his wife in Chennai. The company gives a house to A in the capacity of CEO and by the same deed gives the house of A's wife to B. The company has confidence that A's wife will reside with A in company's house. Is wife of A bound for election? तो सिंपली यहाँ पे कहा गया है कि A जो है ये है एक CEO एक कंपनी में जो कि चेन्नई में है, तो एक ये MNC में CEO है और इनका एक हाउस है जो कि इनकी वाइफ के नाम है चेन्नई में। इनका हाउस है वो भी चेन्नई में है इनकी वाइफ के नाम पे। अब कंपनी क्या करती है, वो ये हाउस कंपनी एक हाउस देती है ए को इन द कैपेसिटी ऑफ CEO। तो कंपनी क्या कर रही है यहाँ पे, MNC क्या कर रही है, ये एक हाउस दे रही है ए को MNC कर रही है, कंपनी एक हाउस दे रही है ए को, ठीक है। ये CEO की कैपेसिटी में ही दे रही है हाउस, इसकी कोई ओनरशिप नहीं दी जा रही है और इसी डीड के थ्रू जो कि हाउस ऑफ एज वाइफ है वो बी को दे रही है। यानी कि ये जो हाउस है ये वो बी को दे रही है जो कि ए की वाइफ का हाउस है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कंपनी के पास कॉन्फिडेंस है कि ए की वाइफ जो है वो ए के साथ में इस कंपनी वाले हाउस में रह लेंगी। तो क्या ए की वाइफ जो है इज शी बाउंड फॉर इलेक्शन? सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि ये हाउस यहाँ पे हाउस दिया जा रहा है, एक CEO ए है उनको हाउस दिया जा रहा है इन कैपेसिटी ऑफ बीइंग अ CEO, ठीक है। और उनकी वाइफ के जो हाउस है वो दे रहे हैं बी को। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ए की वाइफ जो है वो इस हाउस में रह लेंगी, तो यहाँ से क्या ए की वाइफ इज शी बाउंड फॉर इलेक्शन? तो इसका आंसर है नो, शी इज नॉट बाउंड फॉर इलेक्शन। वाई? बिकॉज यहाँ पे ये हाउस ए को दे रहे हैं, ये ए की वाइफ को नहीं दे रहे हैं, ये ए को दे रहे हैं इन कैपेसिटी ऑफ CEO। तो जो ए को हाउस मिल रहा है इन कैपेसिटी ऑफ CEO, ये बेनिफिट है जो कि ए को दिया जा रहा है ताकि ए की वाइफ का हाउस जो है वो बी को मिल जाए। लेकिन जो ओनर होता है उसको इलेक्ट करना होता है। अगर आप अगर आप बेनिफिट किसी और को दे रहे हो तो यहाँ पे भले ही ए और एज वाइफ ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं और ये एक हाउस में रह लेंगे जो कि कंपनी ने इनको दिया है। तो MNC ने एक हाउस दिया है, भले ही ये इस हाउस में रह सकते हैं, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि ए की वाइफ के पास ओनरशिप राइट है और वो ओनरशिप राइट वो बी को दे दे, तो ये इलेक्शन जो डॉक्ट्रिन जो इलेक्ट करना है वो ए की वाइफ को ही करना होगा। तो यहाँ पे एज वाइफ इज बाउंड टू इलेक्ट, ना कि ए पे। और यहाँ पे प्रिजम्पशन नहीं कर सकते, यहाँ पे ए की वाइफ को इलेक्ट करना होगा। और इसमें एक कंडीशन और है कि ये बेनिफिट जो कन्फर हो रहा है ये ए पे कन्फर हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ये भी मेंशन करना है कि ये बेनिफिट ए की वाइफ को कन्फर होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट करेंगी, वरना उनकी ड्यूटी तो बनती ही नहीं है इलेक्ट करने की। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हाँ इलेक्ट करना ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि ये हाउस जो है ये इनके हस्बैंड को दिया गया है इन कैपेसिटी ऑफ CEO और इनको नहीं दिया गया है, तो बेनिफिट जब इन पे नहीं कन्फर हो रहा है तो ये इलेक्ट क्यों करें। तो इसका कंक्लूजन हमें यही लिखना है कि इनको इलेक्ट नहीं करना है क्योंकि बेनिफिट इनको नहीं दिया गया है, ये इनके हस्बैंड को दिया है इन कैपेसिटी ऑफ बीइंग द CEO। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इसके आगे हम सेक्शन 37 और आगे के सेक्शन डिस्कस करेंगे।